दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक ऐसा देश जहां तेल की दौलत जमीन के नीचे थी और उसके ऊपर एक ऐसा शख्स बैठा था जो खुद को खुदा समझता था। ये था मुअम्मर गद्दाफी। और 2011 में उसके खिलाफ शुरू हुई वो बगावत जो अरब स्प्रिंग का सबसे खूनी अध्याय बन गई। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज अरब स्प्रिंग की तीसरी किस्त में आज हम बात करने वाले हैं लीबिया देश के बारे में और उसकी बगावत के बारे में जिसकी कहानी खून से लिखी गई थी। लीबिया एक ऐसा देश है जो अफ्रीका के सबसे बड़े तेल के दौलत से भरपूर मालामाल मुल्कों में आता है। इस दौलत ने लीबिया को एक तरफ अमीर बनाया, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स की ताकत को इतना बढ़ा दिया कि वो अपने आप को खुदा समझने लगा। ये शख्स था कॉलोनियल मुअम्मर गद्दाफी। 1969 में जब लीबिया पर किंग इदरीस की हुकूमत थी, एक जवान आर्मी ऑफिसर ने कूप किया। उस वक्त गद्दाफी की उम्र महज 27 साल थी और इस कूप के बाद उसने अपना राज शुरू किया जो अगले 42 साल तक चलता रहा। शुरुआत में लोग उसे एक रिवोल्यूशनरी हीरो के तौर पर देखते थे। उसने फॉरेन कंपनीज का तेल नेशनलाइज किया जिसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाया गया। लीबिया में एजुकेशन और हेल्थ फ्री कर दी गई। हर एक सिटीजन को बिल और पेट्रोल बहुत सस्ते दाम पर मिलता था। इस वजह से लीबिया के लोगों की जिंदगी काफी बेहतर हो गई। लेकिन धीरे धीरे एक नया चेहरा सामने आया। गद्दाफी ने अपना एक ग्रीन बुक लिखा जिसमें उसने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी समझाई। उसके हिसाब से ना तो डेमोक्रेसी सही थी ना मोनार्की, बल्कि उसका अपना सिस्टम ही असली सॉल्यूशन था। और इसी थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी के नाम पर उसने पूरा देश अपने हाथ में ले लिया था। वक्त के साथ उसकी हुकूमत एक डिक्टेटरशिप में बदल गई। मीडिया सेंसर्ड, अपोजिशन पार्टी बैन कर दी गई और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता या तो जेल में होता या गायब हो जाता। उसकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी डिजिटल इमेज के लिए मशहूर थीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी गद्दाफी एक कंट्रोवर्शियल लीडर था। कभी वो फिलिस्तीन और अफ्रीका के लीडर का सपोर्ट बनता, कभी वेस्ट के खिलाफ खड़ा हो जाता। 1980 में तो अमेरिका ने उसके खिलाफ डायरेक्ट एयर स्ट्राइक भी की थी क्योंकि उस पर टेररिज्म सपोर्ट करने के आरोप लगे थे। इसके बावजूद गद्दाफी ने अपना एक यूनिक स्टाइल बनाया। गोल्डन टेन में रहना, फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ घूमना और यूनाइटेड नेशन में लंबी लंबी स्पीचेस देना। लेकिन जहां एक तरफ लोग वेलफेयर की वजह से उसके शुक्रगुजार थे, वहां दूसरी तरफ उसने आजादी की कमी महसूस होती थी और ये कमी 2011 में एक बड़े ब्लास्ट की वजह बनी। 2011 के शुरुआत तक अरब स्प्रिंग की लहर ट्यूनीशिया और इजिप्ट तक पहुंच चुकी थी। ट्यूनीशिया में ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को लोगों ने भगा दिया था। इजिप्ट में हुस्नी मुबारक की कुर्सी हिला दी गई थी। ये देखकर लीबिया के लोगों के दिल में भी उम्मीद जागी। अगर ट्यूनीशिया और इजिप्ट में डिक्टेटर गिर सकते हैं तो क्या हम भी अपने डिक्टेटर से आजाद हो सकते हैं। फरवरी 2011 में एक एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी ने इस उम्मीद को हकीकत में बदल दिया। बेंगाजी, जो कि लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और रिबेल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने वाला था, वहां लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शुरू में ये प्रोटेस्ट बिल्कुल शांति से हुआ। लोग स्लोगन लगाते, बैनर उठाकर नारा लगाते, आजादी, डेमोक्रेसी, गद्दाफी हटाओ। लेकिन गद्दाफी की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने भीड़ पर गोली चला दी। कई लोग मारे गए और ढेर सारे घायल हुए। इस फायरिंग ने एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में तब्दील कर दिया। प्रोटेस्ट बेंगाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल्दी ही त्रिपोली और दूसरे शहरों तक फैल गया। हर तरफ से आवाज आने लगी, अश-शहाब युरीद इस्कत अन-निज़ाम। लोग हुकूमत गिराना चाहते थे। लेकिन गद्दाफी, जो 40 साल से ताकत का मालिक था, उसने सोचा ये सिर्फ छोटी सी बगावत है जिसे वो कुछ ही दिनों में दबा देगा। उसने प्रोटेस्टर को कॉकरोच कहा और मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि जो भी सड़क पर आए उसे खत्म कर दो। जहां ट्यूनीशिया और इजिप्ट में हुकूमत थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, वहां लीबिया में डिप्रेशन और ज्यादा खतरनाक हो गया था। और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट अब एक आंदोलन नहीं रहा था, बल्कि इसने एक सिविल वॉर का रूप लेना शुरू कर दिया था। फरवरी 2011 के प्रोटेस्टर को गद्दाफी ने शुरू से ही खतरे के तौर पर देखा। उसने कहा, ये लोग सिर्फ गद्दार हैं, कॉकरोच हैं जिन्हें कुचल देना चाहिए। जल्द ही उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि प्रोटेस्टर को दिखते ही गोली मारो। टैंक और मशीन गन्स सड़कों पर उतार आए। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन लीबिया के लोग डरने वाले नहीं थे। फायरिंग और रिप्रेशन के बावजूद लोगों ने बगावत को और तेज कर दिया।
ईस्ट लीबिया के शहर बेंगाजी में प्रोटेस्टर्स ने अपना बेस बनाया और धीरे धीरे आर्म ग्रुप का रूप ले लिया। यहाँ उन्होंने एक नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल (NTC) बनाया, जिसे वो अपनी नई सरकार के रूप में देखते थे। अब लीबिया दो टुकड़ों में बढ़ गया था। वेस्ट त्रिपोली और आसपास के इलाके गद्दाफी और उसके लॉयल्टी के कंट्रोल में थे, जबकि ईस्ट बेंगाजी और आसपास के इलाके रेबल के कंट्रोल में थे। हर दिन लड़ाई बढ़ रही थी। फौज और रिबल्स के बीच खुलेआम क्लैशेस होने लगे थे। तेल की दौलत भी इस जंग का एक बड़ा फैक्टर थी, क्योंकि दोनों साइड अपने कंट्रोल वाले ऑयल फील्ड पर कब्जा जमाना चाहते थे। लोगों के लिए ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं रही, बल्कि जीने मरने का सवाल बन गया था। पूरा देश एक जंग का मैदान बन गया था, जहां सड़कें, टैंक, चेक पॉइंट और लाशों से भरने लगे थे। जब गद्दाफी ने बेंगाजी के लोगों को धमकी दी कि मैं तुम सबको कुचल कर रख दूंगा, तो दुनिया भर में अलार्म बज गया। यूनाइटेड नेशन ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया, जहां लीबिया के लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। मार्च 2011 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, लीबिया पर नो फ्लाई जोन लागू होगा। इसका मतलब था कि गद्दाफी अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से प्रोटेस्टर्स या रिबेल्स पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसके तुरंत बाद नाटो यानी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और उनके अलायंस ने यानी इनकी मिलिट्री ने ऑपरेशन शुरू किया। नेटो के फाइटर जेट्स ने गद्दाफी के एयरबेस, टैंक और मिसाइल साइट्स पर जबरदस्त बमबारी की। गद्दाफी की फौज जो रिबल्स को कुचल रही थी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नाटो के सपोर्ट ने रिबल्स को एक नई ताकत दी। अब वो सिर्फ प्रोटेस्टर नहीं रहे, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड फाइटिंग फोर्स बन गए। नेटो के स्ट्राइक के बाद रिबल्स ने आगे बढ़कर त्रिपोली की तरफ मार्च करना शुरू किया। गद्दाफी का कंट्रोल दिन ब दिन घट रहा था। जो डिक्टेटर अब तक 42 साल से कुर्सी पर था, उसकी हुकूमत अब खतरे में थी। लेकिन नाटो के दखल पर दुनिया में अलग अलग राय थी। कुछ लोग कहते थे ये लीबिया के लोगों की मदद थे, बिना नेटो के गद्दाफी अपने लोगों का कत्लेआम कर देता। लेकिन दूसरे लोगों का कहना था ये एक और वेस्टर्न का इंटरवेंशन है, जिसका असली मकसद लीबिया के तेल पर कब्जा करना है। जो भी सच हो, नेटो के एयर स्ट्राइक ने लीबिया की जंग का पूरा दायरा बदल दिया। अब गद्दाफी के गिरने का वक्त करीब आ गया था। अगस्त 2011 तक त्रिपोली लीबिया की राजधानी रिबल्स के हाथ आ चुकी थी। गद्दाफी जो अपने आप को रिवॉल्यूशन का लीडर कहता था, अब अपने ही मुल्क में एक भगोड़ा बन गया था। उसने त्रिपोली छोड़कर अपने जन्म स्थल यानी सिरते का रुख किया। सिरते अब गद्दाफी की लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। रेबल्स ने पूरे शहर को घेर लिया। महीने तक जोरदार लड़ाई होती रही। हर गली, हर इमारत एक जंग का मैदान बन गई थी। अक्टूबर 2011 गद्दाफी एक कन्वॉय के साथ सिरते से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाटो के फाइटर जेट्स ने उस कन्वॉय पर एयर स्ट्राइक की। कई गाड़ियां तबाह हो गईं और गद्दाफी जख्मी होकर एक ड्रेन पाइप में छुप गया। वहां से उसे रिबेल्स ने जिंदा पकड़ लिया। मोबाइल फोन्स पर रिकॉर्ड हुआ वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा। एक डिक्टेटर जो 42 साल तक ताकत का मालिक था, अब भीड़ के हाथों घसीटा जा रहा था। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गद्दाफी की मौत सिर्फ एक शख्सी मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग खत्म हो गया था। लेकिन सवाल ये था, क्या उसके गिरने के बाद लीबिया में आजादी और सुकून आ पाया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गद्दाफी के गिरने के बाद लीबिया के लोगों ने सोचा था अब एक नई जिंदगी शुरू होगी, एक डेमोक्रेसी जहां अवाम अपनी सरकार खुद चुनेगी। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। गद्दाफी के गिरते ही लीबिया में पावर का वैक्यूम बन गया। रेबेल जो एकता में लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ने लगे। हर सिटी, हर ट्राइब अपना अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। कई मिलिट्रीज अपनी खुद की हुकूमत बनाने लगे। 2014 तक लीबिया दो रिवल गवर्नमेंट में बढ़ गया। त्रिपोली में एक इस्लामिक बैक्ड गवर्नमेंट थी और दूसरी तब्रुक में इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट थी। इन दोनों के बीच सिविल वॉर जारी रही। आईएस जैसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी लीबिया में घुस गए और कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया। हर तरफ अफरा तफरी, किडनैपिंग और बॉम्ब ब्लास्ट आम बात बन गई थी। एक तेल दौलत वाला मुल्क जहां एक वक्त में लोग वेलफेयर के मजे लेते थे, अब वही लोग रिफ्यूजी बनकर यूरोप की तरफ भागने लगे। आज तक लीबिया एक फ्रेगमेंट और अनस्टेबल स्टेट है। कभी पीस टॉक होती है, कभी नए क्लैशेस
और दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, क्या लीबिया कभी एक यूनाइट और डेमोक्रेटिक मुल्क बन पाएगा? गद्दाफी का गिरना एक डिक्टेटर के खत्म होने की कहानी तो था, लेकिन लीबिया के लिए वो सिर्फ एक नए दुखदाई सफर की शुरुआत बनी। दोस्तों, अरब स्प्रिंग की शुरुआत लोगों की आजादी की तमन्ना से हुई थी। ट्यूनीशिया से मिस्र तक अवाम ने डिक्टेटोरियल हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। लीबिया में भी लोगों ने खुद के लिए एक नया मुस्तकबिल चाहा, लेकिन जो ख्वाब था वो खुद एक खौफनाक हकीकत बन गया। गद्दाफी तो गिर गया, लेकिन उसके बाद आज तक लीबिया को एक साथ सुकून और इंसाफ नहीं मिल सका। आज भी लीबिया दुनिया के सबसे अनस्टेबल देशों में से एक है, जहां लोगों की जिंदगी जंग और अफरा तफरी में फंसी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक डिक्टेटर की मौत की नहीं है, बल्कि एक ऐसी कौम की है जो अभी तक अपनी आजादी और एक बेहतर कल के लिए लड़ रही है। और दोस्तों, ये सवाल हम सब के लिए है, क्या एक बगावत सिर्फ हुकूमत गिराने से पूरी होती है, या असली बगावत तब होती है जब एक नया निजाम इंसानियत और इंसाफ पर खड़ा किया जाए? दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारी अरब स्प्रिंग की पिछली 2 किस्तें नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।